साथी जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हाटाना। आज मैं विद्यमान विधि से होने वाली शादी और वर्तमान में अपने तरीके से होने वाली शादी के लाभ और नुकसान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। विद्यमान विधि बोले तो भारत का संविधान के भीतर और एक संविधान, यानी भारत का संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, लेकिन उस संविधान के अंदर में और एक संविधान है जिसको प्रकृति ने लिखा है, यानी भगवान के द्वारा ही बनाया गया जो नियम कानून है, जो विधि है, वो उसे विद्यमान विधि कहते हैं। मतलब ये नहीं समझा जा सकता है कि जिस समय मनुष्य अशिक्षित था उस समय कैसे इस परंपरा की शुरुआत हुई, क्यों हुई। अभी हम लोग इसका पूरी जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना मान सकते हैं कि सारा नियम कानून प्रकृति के आधारित पर है और ये कहीं न कहीं मनुष्य के जीवन में इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तो विद्यमान विधि से होने वाली शादियाँ में कई नेक नियम हैं, कई गीत हैं और कई तरह के धुन हैं, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ऐसा है, किस इसके नहीं करने से, यानी विद्यमान विधि रूढ़ि प्रथा के तहत शादी नहीं करने से मनुष्य के जीवन में कई समस्या उत्पन्न होती है, जैसे आपातकालीन मौत या फिर नवविवाहित के जीवन में तुरंत तलाक या फिर कलश लड़ाई झगड़ा जो उत्पन्न होते हैं, या फिर नवविवाहित जोड़ी तुरंत माँ बाप से अलग जुदा हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं, या फिर उनका किसी न किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर कई तरह से उनको नुकसान झेलना पड़ता है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथ ही मैं ये जो बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कानून और भगवान के द्वारा बनाया हुआ कानून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी ईसाई धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग या मनुवादी ब्राह्मण के जरिए जो पूजा पाठ होते हैं, ये सारा उनका अपना बनाया हुआ है, मनुष्य के द्वारा सिस्टम सेट किया गया है। ये जो धर्म के जरिए जो शादियाँ होती है या धर्मगुरुओं के द्वारा जो शादी कराए जाते हैं, इसका कोई मायने मतलब नहीं है। इसका एक हिसाब से इसको एक कंप्रोमाइज़ बोलें, कॉन्ट्रैक्ट बोलें, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन विद्यमान विधि से होने वाली शादियाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं है, और यूं ही ऐसे किसी का शादी नहीं होता है। तो हम इस पर बात करेंगे। जब लड़का परिवार के लोग लड़की को जब देखने जाते हैं, नई लड़की देखने जब जाते हैं, शादी करनी होती है, तब सबसे पहले लड़की का वो लोग माथा देखते हैं, यहाँ का हिस्सा देखते हैं, और फिर नीचे पैर का तलवा देखते हैं। दूसरा, उस घर का जो ज़मीन है, फर्श है, उसका किस तरह से लिपाई या फिर दीवार का किस तरह से लिपाई हुआ है, उसको वो लोग नज़र करते हैं। और फिर लड़की की माँ को देख कर के अनुमान लगाते हैं कि भाई ये लड़की आगे चल के कैसा मेरे लिए रहेगी। उसकी माँ के गुण के आधार पर बेटी का तय किया जाता है, बहू को तय किया जाता है कि ये मेरे लिए कैसा होगी। ऐसा पहले ज़माने में हुआ करता था। अब इसका रूप चेंज हुआ है, ये तो आप देख ही रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं। लेकिन और उस रात जब लड़की के यहाँ लोग रहते थे रात में, तो वहाँ पर ही अगर सियार का रोना अगर सुन लिए, सियार अगर कहीं पर रोया, तो समझते थे कि आप शगुन हैं, और वहाँ से शादी कैंसिल कर दिया जाता था। ये लड़की देखने की परंपरा को सिया शगुन कहा जाता था और कहा जाता है। तो ये परंपरा थी। और लड़की के लिए लड़का जब देखने जाया जाता था, तो लड़का का सबसे पहले सीना देखा जाता था, फिर ये यहाँ वाला खान देखा जाता था, घर का कंडी देखा जाता था, फिर हल जोतने वाला लट्ठा खुट्टा देखा जाता था। इससे अनुमान किया जाता था कि भाई किस तरह से ये परिवार है, आगे चल के मेरा बेटी को ये कमा कर खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, ये सब चीज़ अनुमान होता था। फिर दोनों तरफ से रजामंदी होने के बाद, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद, जातियों में बड़का गोतिया होता है और कुछ जाति में लगनबंदी होता है। तो लगनबंदी में लड़की के यहाँ लड़का परिवार के लोग आते हैं और सारा सामान लेकर के, पूजा का सामान लेकर के लड़कियाँ के यहाँ आते हैं, फिर लगनबंदी होता है। ये परंपरा अमावस के दूसरा तीसरा दिन जब दिसती चाँद में होता है, और चाँद देख के ही ये सब परंपरा किया जाता था, और अभी भी कुछ लोग करते हैं। तो ये लगनबंदी हो गया। लगनबंदी में कई कार्यक्रम इस दिन भी नेक नियम होते हैं, कई तरह के गीत होते हैं, कई तरह के धुन होते हैं, यानी जो बाजा बजते हैं,
इसका भी अलग अंदाज में बाजा बजता है। ऐसा नहीं कि हर समय एक ही बाजा, एक ही गीत ऐसा गाया जाता है। तो इस तरह से लगनबंदी का संपन्न होता है। लगनबंदी के दिन में ही चावल रंगा जाता है, निमंत्रण के लिए चावल तैयार किया जाता है और वहाँ से आपको, तो आप समझ लीजिए लगन के दिन ही चावल रंगाई होता है, जो आपका कसैली रंगा जाता है और उसके बाद में आपको 7 दिन में या 9 दिन में उसकी शादी की डेट या 5 दिन में उसकी शादी की डेट फिक्स किया जाता है और फिर बारात आगमन की तैयारी होती है। तो जिस दिन लड़की के पक्ष या लड़का के पक्ष दोनों परिवार में मड़वा के दिन में कई नेक नियम हैं और हर एक नेक नियम में कई गीत हैं। हर नेक में, हर डेग में हर नेक कहा गया है, तो कई गीत हैं। तो सबसे पहला मड़वा के दिन में जो कार्यक्रम होता है, ये आप देख रहे हैं, मड़वा गाड़ा जाता है। मड़वा गाड़ने से पूर्व पूरे गांव के लड़कों को मड़वा लाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। दत्तुन पतई भी उसी दिन को कहते हैं। तो दत्तुन पतई मड़वा से एक दिन पहले होता है और मड़वा दिन के में कहीं कहीं पर दत्तुन पतई जो होता है मड़वा के एक दिन पहले होता है और कहीं कहीं मड़वा दिन में ही दत्तुन पतई भी करते हैं। तो मड़वा दिन में जो कार्यक्रम है इसमें बहुत नेक नियम है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। मेरे बात से पूरा आप वाकिफ़ नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा है। तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में जो चलती है कहीं कहीं किसी किसी जाति में, उसी चीज़ को मैं उठा के आपको बता रहा हूँ। लेकिन लगभग परंपरा जो है हर एक जाति में होती है और ये विद्यमान विधि से होने वाली शादी की मैं बात कर रहा हूँ। लगन के दिन से ही अपटन लगता है और उस दिन से ही प्रत्येक शाम में डमकच खेला जाता है। डमकच के कई गीत हैं और कई उसके बाजा के धुन भी हैं। पूरे गांव के महिलाएं और पुरुष प्रत्येक दिन जिस घर में शादी होती है उस घर में डमकच खेला जाता है और डमकच के भी बहुत महत्व। मड़वा के दिन में माइट कोड़न एक ऐसा परंपरा जिसमें बैगा मिट्टी कोड़ के देता है। उस मिट्टी को ला करके कुछ मिट्टी को मड़वा के जगह में रखा जाता है और कुछ मिट्टी को देवता पितर में रखा जाता है और उसी दिन कलश स्थापना, एक हिसाब से कलश, कलसा चौमुखा, लोढ़ा सिलवट और फिर सूप मौनी, फिर घी, आंधी पानी ने, धनुषु ने, घी ढरी, पानी कटवन, लावा भुंजाई ने, अमलो घोटा जाता है। मतलब जिस दिन मड़वा होता है उस दिन पूरे शाम से लेके दूसरे दिन तक सुबह दिन भर में कई नेक, 10-12 नेक होते हैं और सभी नेक का माने मतलब है कि पहले पुरखा को जगाया जाता है, गांव के देवी शक्ति को जगाया जाता है। उसके बाद जो है देवता को बलि भी दिया जाता है, जिसमें करिया बकरा, कलसा बकरा, करिया पठिया, इस सब का बलि अपने अपने देवता को लोग देते हैं और ये परंपरा कई जाति में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी जाति का बलि का परंपरा एक ही है, लेकिन लगभग सभी जातियाँ में हैं। अब छोड़ रहे हैं अलग बात है, लेकिन पहले के समय में ऐसा दिया करते थे और अब भी कुछ जाति के लोग देते हैं। तो ये बलि का जो परंपरा है या फिर जो हम जितना गीत बोल रहे हैं या नेग बोल रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग भाषा में लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग गाते होंगे, लेकिन सभी का माने मतलब हुआ कि गांव की शक्ति को जगाना, दैविक शक्ति को जगाना, अपने पुरखा को जगाना। और फिर इस तरह से शादी जो होती है, इसमें आप एक चीज़ और देखिएगा कि बारात जाने से पूर्व लड़की का महुआ के साथ, महुआ पेड़ के साथ शादी होता है और लड़का का आम पेड़ के साथ शादी होता है। शादी के मड़वा में सखुआ का मड़वा, दूसरा आपका बेल का भी पौधा लगता है, तीसरा आपको बांस का लगता है और ये आपका चिरचिट्टी का लगता है, आपका ये जो देख लीजिए घिकुआयर बोलते हैं या फिर सतावर बोलिए, सतावर का लगता है। इस तरह से कितने पौधा और कितने अन्न, लगभग सभी तरह का अन्न का प्रयोग इसमें होता है। तीसरा चीज़ है कि आपके मड़वा में जब तक कलसा चौमुखा नहीं होगा,
सिलवट नहीं होगा, सुपली मौनी नहीं होगा, तो आपका शादी अधूरी होगी। तो इस तरह से एक पारंपरिक तरीके से यानी विद्यमान विधि से जो शादियां होती है, ये लड़का लड़की के दो लोगों का मिलन भर नहीं होता है, इसमें दो आत्मा, दो कुल का मिलन के लिए ये सब परंपरा होती है। और दोनों दो कुल के लोग, दोनों कुल के तरफ से वर को और वधु को आशीर्वाद मिलता है। बाकी जो गार्जियन है, हम लोग पूरे समाज जो जुड़ता है, ये भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सबसे पहले आशीर्वाद लिया जाता है दो कुल से, दो आत्मा से, दो परिवार, दो खानदान के आत्माओं को मिलन किया जाता है, फिर गांव की शक्ति को जगाया जाता है। ऐसी शादियां होती है जिसका बहुत बड़ा रोल है आने वाला दोनों वर वधु के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, सुखमय और दुखमय में का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस चीज को नहीं समझ रहे हैं वर्तमान में, और लोग जैसे तैसे शादियां कर रहे हैं। अभी के शादी में खाने पीने के लिए, नाच गान के लिए, कई लाभ के लिए, मतलब ये सब मौज मस्ती के लिए शादियां हो रही है। जबकि पहले के समय में शादियां बहुत नेक नियम के साथ, विधि के साथ होता था, और सुखमय जीवन जीते थे वर वधु, और अंतिम क्षण तक सास ससुर माँ बाप सबके साथ रहते थे। लेकिन आज के डेट में ये नहीं होने की वजह से इसका दुष्परिणाम हुआ। और जो परिवार में अगर ये विद्यमान विधि से शादियां नहीं होती है, तो उसके दुष्परिणाम होता है कि अगर लड़का के माँ बाप अगर कोई गलती करते हैं, या लड़की के माँ बाप कोई गलती करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम उसके बाल बच्चे पर पड़ता है। यानी किसी उसका बेटा या बेटी की मृत्यु, आपातकालीन मृत्यु होती है, ताकि उसका जलन दर्द माँ बाप को रहे। तो इसी धरती में स्वर्ग और नर्क है, मरने के बाद कुछ नहीं है, लोगों को यहीं पर हर कुछ झेलना पड़ता है। तो झेलने का स्टार्ट हमारा छठी से लेके, शादी से लेके हमारा मृत्यु संस्कार में कहीं न कहीं छेड़छाड़, भेदभाव और त्याग के वजह से, छोड़ने के वजह से, विद्यमान विधि को छोड़ने की वजह से कई दुष्परिणाम उस घर में देखने को मिलता है। दूसरा चीज है कि साल भर में जितने भी पूजा पाठ होते हैं, ये सारे पूजा पाठ नेक नियम पुरखा के लिए, पुरखों के आधार पर ही होता है। तो ये भी नहीं करने से उस परिवार में कई तरह के संकट, कलश और झगड़ा उत्पन्न होते हैं। इसका भी दुष्परिणाम समाज को देखने को मिलता है। साथ ही आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शादी का कुछ बातें तो बता रहा हूं, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा आगे आने वाले समय में कि किस छठी में किस चीज को नहीं जानने या नहीं करने से वज्रपात की समस्या उस बच्चा को झेलना पड़ता है, या रंगबाज की समस्या झेलना पड़ता है, या फिर शादी में कौन कौन सा नेक नियम को नहीं जानने या नहीं करने, या उसमें गड़बड़ करने से शादी अधूरी रहती है, उसका ज़िंदगी सही नहीं चलता है, दो पति पत्नी एक दूसरे को अलग हो जाते हैं, या फिर उनका मतलब आपातकालीन मौत से जूझना पड़ता है। तो विद्यमान विधि का जो शादियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने भी दर्शक हैं, आप लोग लगभग जानते हैं कि विद्यमान विधि के अंदर शादी जो होते हैं, इसमें कितने नेक नियम हैं, कहाँ किस जाति में, किस धर्म में, सब कुछ जानते हैं। ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अगल बगल गांव घर में आप देख सकते हैं। इसको धर्म के माध्यम से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि धर्म जितने भी हैं आपको बर्बाद करने के लिए ही पैदा किए गए हैं, और आपके ऊपर शासन करने के लिए ही धर्म का उत्पत्ति हुआ है। तो धर्म के हिसाब से इसको ना सोचे, इसको आप सोचे कि इसी विद्यमान विधि के अनुसार ही आप जल जंगल जमीन का मालिक हैं, और भारत का मालिक हैं, धरती का मालिक हैं। इसका मतलब पहचान भी ये शादी का जो विद्यमान विधि है इस पर ही आधारित है। छोटा सा हिस्सा ये शादी का भी विद्यमान विधि का हिस्सा है, लेकिन सरकार के लोग या कई एनजीओ के लोग, कई कंपनियों के लोग इस शादी का विद्यमान विधि को समाप्त करने के लिए सामूहिक शादियां कर रहे हैं, और हमारे लोग भी आनन फानन में सामूहिक शादी की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि सामूहिक शादी हमारा जल जंगल जमीन का अधिकार से वंचित करने का एक दिशा में कार्यक्रम है। तो सरकार, संस्था या कंपनियां, सभी लोग चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों का ये जो विद्यमान विधि है, शादी की परंपरा है, इसको जितना जल्दी खत्म किया जाए। इसीलिए इस दिशा में कई कार्यक्रम करा रहे हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आप सामूहिक शादी का हिस्सा बनिए, लेकिन पारंपरिक रूढ़ी प्रथा के तहत आपको शादी निभाना अनिवार्य होगा। तो हम ये जो बता रहे हैं कि विद्यमान विधि का जो शादियां हैं, इसमें कई नेक हैं। हम छोटा छोटा कुछ नेक को आपको जिक्र किए, लेकिन लड़की के शादी बारात लौटने के बाद भी कई नेक हैं। जैसे उनको परच करके अंदर जो घुसाया जाता है, उनको देवता पितर में जो पूजा कराया जाता है, गांव के जितना भी देवी मंडप हैं
उसमें भी उनका पूजा कराया जाता है। फिर मौनी जो रखा जाता है, जो हम सिर मुकुट जो कहते हैं, उसके लिए भी विशेष दिन में वन शक्ति देवता को समर्पित किया जाता है, अपना भांवर को, मौनी को। तो इस तरह से कई परंपरा हैं, इसको त्यागने के वजह से आपको कई संकट झेलना पड़ रहा है। तो अभी आपको इस वीडियो में मैं इस शादी के बारे में हल्का सा हिंट देने का कोशिश किया हूँ। मैं इसका विस्तार से सारा वीडियो को दिखाऊंगा, यानी सारे नेक का वीडियो आपको दिखाऊंगा, जैसा माहौल मिलेगा, ऐसा जो ज़रूरत पड़ेगी तो आज का इससे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही कई लोगों ने सब्सक्राइब करने नहीं जानते हैं, तो उनको सीखना होगा किसी से भी। और सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो इस हमारा जितना भी वीडियो है सब आपके पास जाएगा, और पहले का जो भी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, सभी वीडियो को देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो किस काम के लिए बना है। मेरा सारा वीडियो बनाने का मनसा यही है कि आपको जल जंगल ज़मीन का मालिक आप हैं, और आपको मालिक बनाने के लिए जितने भी जागरूकता की ज़रूरत है उसकी जागरूकता मैं कर रहा हूं, और इस जागरूकता में आपको भी मेरा हिस्सा बनने की ज़रूरत है। तभी हम लोग मिल करके भारत में जो 3 क्षेत्र बनाया गया है, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और सामान्य क्षेत्र, तो हम सामान्य क्षेत्र के कानून में जी रहे हैं, जिसको हमको ख़त्म करते हुए हमको 5वीं अनुसूची का जो अधिकार है, कानून है, जिससे शासन चलना है, हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और जल्दी से हमारा शासन लागू हो पाए। इस दिशा में हम ये आपको जागरूक करना चाहते हैं। इसीलिए आज का कार्यक्रम इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।